चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया था एंड वी एंडेड अप विथ 3 एक्टिविटीज, है ना। 3 एक्टिविटी हमने बुक से देखी थी, जिसमें हम ये प्रूव कर रहे थे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। इसके लिए अपन ने 3 एक्टिविटी अलग अलग देखी थी और आपको बोला था बुक से एक बार रीड कर लेना उस एक्टिविटी को, ना। तो वो एक्टिविटी 6.1, 6.2 एंड 6.3 होगी, या 5.1 ना, सॉरी 5.1 नहीं, ये तो हाँ 5.12, ठीक है। ये एक्टिविटीज आप एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखा था फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस लास्ट क्लास में, ना। लाइट फेज एंड डार्क फेज हमने देखा था कि लाइट फेज जो है, एक बार रिवाइज करते हैं। लाइट फेज जो है, इट अकर्स एट ग्रेना रीजन, ठीक है। और इसमें होता क्या है, क्लोरोफिल जो है, प्लांट के पास जो क्लोरोफिल है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट। क्या करेगा वो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन दिस सनलाइट, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी 3 स्टेप में अपन ने देखा था कैसे एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन होगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होकर एनएडीपी, पर उससे पहले वाटर टूटेगा ना, फिर एनएडीपी चेंज होगा। वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा था इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फोटोलिसिस नाम दिया था इसको हमने। और फिर यही हाइड्रोजन एनएडीपी को NADPH में कन्वर्ट करेगा और ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में फॉर अस, ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये आपका पूरा था लाइट फेज, ठीक है। डार्क फेज में, डार्क फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ये आपका लाइट फेज था। सेकेंड वाज डार्क फेज जो स्ट्रोमा रीजन में हो रहा था। क्लोरोप्लास्ट के 2 रीजन है, ग्रेना, स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट फेज, स्ट्रोमा में डार्क फेज। मतलब ये किचन की अलग अलग जगह है जहां पे खाना बन रहा है, ठीक है। स्ट्रोमा रीजन में डार्क फेज रिएक्शन हो रहा है। क्या बच गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटीपी एनएडीपीएच, एटीपी एनएडीपीएच और एक एंजाइम हमने देखा था दैट वाज RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। इन तीनों की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारा डार्क फेज का रिएक्शन है। ओवरऑल ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि साइकिल क्यों चलेगी, क्योंकि रिएक्शन के बाद NADPH वापस से NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, RUBP एज इट इज आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कैटलिस्ट है ना, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, इसलिए वो खत्म नहीं हो रहा है। जितना था उतना ही रहेगा, रिएक्शन के पहले भी, रिएक्शन के बाद में भी। समझ रहे हैं। तो ये साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तीनों फिर से अगले दिन यूज होने वाले हैं। ये दोनों लाइट फेज में अगेन एटीपी और NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे। RUBP अगले दिन फिर से डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो दैट साइकिल वाज नोन एज, क्या नाम दिया था साइकिल का, केल्विन साइकिल। बनाए थे ना 2 बॉक्स, और हमने देखा था कि यहां से लाइट फेज से चीजें डार्क फेज में जा रही हैं, डार्क फेज से फिर से लाइट फेज में आ रही, तो साइकिल कंप्लीट हो रही थी। दैट वाज नेम्ड एज केल्विन साइकिल, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन भी हमने लिखा था कि CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2O यहां लिए थे और 12H2O यहां, याद है रिएक्शन। इसका रीजन भी हमने लिखा था कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों इन दोनों को सॉल्व करके 6H2O ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, कि 6 इधर आएगा तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। तो उसका रीजन भी हमने लिखा था कि जितना भी ऑक्सीजन बनता है वो किससे बनता है, वाटर से, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजन बनता है हमारे रिएक्शन में वो किससे बनता है, वाटर से। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बन रहा है, तो उसके हिसाब से वाटर भी 12 होना चाहिए, क्योंकि हर एक वाटर से एक ही ऑक्सीजन बाहर आएगा, हर एक वाटर से एक ही ऑक्सीजन बाहर आएगा, तो हमें 3O2 6O2 के लिए 12 ऑक्सीजन चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे 12 पानी लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसको इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 6H2 ले लिए, हालांकि ये इधर आएगा तो 6H2 ही बचेगा, ठीक है।
तो यहां तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। इसके बाद हमने वो 3 एक्टिविटी देख करके खत्म किया था, राइट। और गार्ड सेल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखे थे कि कैसे गार्ड सेल्स स्वेल होकर के ओपन हो रहे हैं और उनमें से जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी का लॉस हो जा रहा है, तो वो श्रिंक हो जा रहे हैं और स्टोमेटा को बंद कर रहे हैं। तो दैट वाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दैट इज नेसेसरी बिकॉज उसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन, O2 आउट, उसी से पानी का लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन से। तो स्टोमेटा का ओपन क्लोज होना जरूरी है। कब ओपन होना चाहिए? जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको लग रहा है कि हाँ पानी कम हो रहा है, तो जैसे हमारे घर में पानी का शॉर्टेज होता है तो क्या करते हैं अपन? तुरंत नल बंद कर देते हैं ना, कि ज्यादा पानी का लॉस ना हो। तो वैसे ही वहां पे भी है, जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होकर के लॉस हो जाएगा ना पानी का, तो गार्ड सेल्स अपने आप क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उससे वो ओपनिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो अब और पानी का लॉस नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज स्टार्ट करने वाले हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट बोल सकते हो, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन इन या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। हाँ, इसमें डेफिनेशन लिखेगा एक लाइन, इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in heterotropic mode of nutrition, in heterotropic mode of nutrition, an organism cannot make, in heterotropic mode of nutrition, an organism cannot make its own food, cannot make its own food from simple cannot make its own food from simple inorganic materials like, from simple inorganic materials like, inorganic materials like CO2 and H2O। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर से खाना नहीं बना पाएंगे हम। inorganic materials like CO2 and H2O and depends on and depends on other organism for its food, and depends on other organism for its food, and depends on other organism for its food। क्लियर है? हमने वहां लिखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 and H2। यहाँ पे लिख रहे हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, तो फिर क्या करेंगे? खाना तो खाना है, तो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ऑटोट्रॉप्स। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, on the basis of nature of food, heterotropic nutrition on the basis of nature of food, यानी कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। डिपेंड तो हो रहे हैं दूसरे पे, ये तो ठीक है, बट किस टाइप का फूड खा रहे हैं उस पे बेसिस में कुछ टाइप के न्यूट्रिशन है। on the basis of nature of food, heterotropic nutrition is of following types, heterotropic nutrition is of following types, पहला लिखेंगे सेप्रोफाइटिक, न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये होते हैं डेड रिमेन्स वाले, है ना।
द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड रिमेन्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिख लो एक लाइन में, दे गेट देयर फूड सप्लाई, शॉर्ट में लिखेंगे, दे गेट देयर फूड सप्लाई, दे गेट देयर फूड सप्लाई, they get their food supply from dead or decaying organisms, from dead or decaying organisms, from dead or decaying organisms। एग्जाम्पल लिख लो, बैक्टीरिया फंगाई, बैक्टीरिया फंगाई। सेकेंड लिखेंगे पैरासिटिक, पैरासिटिक। न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये आपके होस्ट की बॉडी में, होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर रह करके न्यूट्रिशन लेंगे, तो हाइफन डाल के लिखेंगे, दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, they live on or inside the body, they live on or inside the body, on or inside the body of another living organism, of another living organism, of another living organism called host, called host, called host। So stop, they absorb the food, they absorb the food, they absorb the food from the body of their host, from the body of their host, from the body of their host, and they may damage, and they may damage or even kill it, they may damage or even kill it in the process, kill it in the process, kill it in the process। एग्जाम्पल लिखना इसमें, एक कसकटा, CUSCUTA, कसकटा, और एक लीफ भी लिख लो, LICE, LICE। चलिए थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन लिखेंगे, होलोजोइक, होलोजोइक, ये अपना कैटेगरी है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंदर भी फिर अलग अलग है, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखेंगे, इन दिस ऑर्गेनिज्म फीड, in this organism feed, in this organism feed exclusively, exclusively, in this organisms feed exclusively on the solid organic food materials, on the solid organic food materials, on the solid organic food materials, full stop, depending upon the source, depending upon the source, depending upon the source, these are of following types, depending upon the source, these are of following types। पहला हर्बीवरस, सेकंड कार्निवरस। अब इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को पता है, जो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं वो हर्बीवरस है, जो एनिमल्स पे वो कार्निवरस है, जो दोनों पे वो ओमनीवरस है। तो हर्बीवरस, कार्निवरस एंड थर्ड ओमनीवरस। बस इतना नाम लिख के छोड़ दो बस, ठीक है। अपन को होलोजोइक को ही डिटेल में पढ़ना है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे,
various steps of holozoic nutrition. Various steps of holozoic nutrition. किसी को याद है 5 स्टेप बताए थे मैंने जब अपन डे 1 में चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? हाँ, पहला इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन, उस खाने को पचाना, है ना, फिर डाइजेशन, लास्ट स्टेप पहुंच गया सीधा, फिर से तो बचाओ, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड लास्ट था आपका डाइजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है? एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डाले हैं वेरियस स्टेप्स इन या ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला इंजेशन, 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 इसका मतलब है इनटेक ऑफ फूड। अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप से फूड को इनटेक करते हैं, हमने बात की थी इस बारे में कि वी यूज हैंड्स, अमीबा यूज स्यूडोपोडिया, लिजार्ड्स का हमने देखा था टंग था उसका। तो सब एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है। हाइड्रा का टेंटिकल्स होता है, हाइड्रा सुने ना, हाइड्रा जिसमें अपन बडिंग पढ़ते थे, तो हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं जिसके हेल्प, हंटर जैसा, उसके हेल्प से वो अपने प्रे को पकड़ता है। तो सबके अपने अपने मेथड्स हैं फूड को एनगल्फ करने के, इंजेस्ट करने के, ठीक है? तो हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स इनटेकिंग ऑफ फूड, इट इन्वॉल्व्स इनटेकिंग ऑफ फूड, it involves intaking of food, full stop. It depends upon size of food, it depends upon size of food, it depends upon size of food and structure adapted for ingestion. Type size of food and structure adapted for ingestion, structure adapted for ingestion, full stop. It occurs with the help of, it occurs with the help of, it occurs with the help of pseudopodia, spelling pseudopodia, p silent, pseudopodia in amoeba. It occurs with the help of pseudopodia in amoeba, comma cilia in paramecium, cilia in paramecium। सीलिया कुछ ऐसा शेप का होता है ना, ये है सीलिया। अब इसके, सॉरी, ये है पैरामीशियम, ठीक है? इसके पास चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया, और यहाँ पे ना पैरामीशियम के बाद माउथ भी है। तो अगर मान लो कोई प्रे यहाँ पे है ना, तो पैरामीशियम क्या करता है, उसके सीलिया से वो है, उसकी सीलिया की हेल्प से खाने को माउथ तक लेकर आता है, मूव करा कराते। समझ रहे हैं? ये ऐसे मूव होके माउथ यहाँ नहीं पहुंचेगा, समझ रहे हैं क्या? वो खाने को ही अपने हेयर की हेल्प से माउथ तक लेके आएगा। नॉट लाइक अमीबा जो प्रे देख करके पहले वहां तक पहुंचेगा और फिर वहां जाके कप जैसा स्ट्रक्चर बना के उसको अंदर ले लेगा, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब एंटर, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस, ठीक है? तो सीलिया इन पैरामीशियम, comma tentacles in hydra, tentacles, tentacles in hydra, hands in men, hands in men, etc. hands in men, etc. ठीक है? चलो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप डाइजेशन, सेकंड स्टेप है डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोसेस में करते क्या है, जो हमारा
खाना है जो हम खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बट उस जो खाना खा रहे हैं उसकी मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी जिसको हम चेंज करते हैं। मतलब जो आप खाना खा रहे हो दैट इज अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल, उसको हम स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। दो और बताया था, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं एंड नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसी से तो वो सेल के अंदर एंटर कर पाएगा ना। अभी वो सेल के अंदर जाने लायक साइज में नहीं है, वरना हम सीधा प्रोटीन को ही भेज देते सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट को ही सेल के अंदर भेज देते, फैट को ही भेज देते, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द सेल। तो उस लायक उसको बना रहे हैं, उस खाने के मटेरियल को उस लायक हम बना रहे हैं ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर सके। ठीक है, तो उसी को डाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच, अब वो चारों वर्ड लिखेंगे ना, फिर उसका ऑपोजिट आप लोग लिखेंगे, बाय विच कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉमा लार्ज साइज्ड कॉमा insoluble and non-diffusible and non-diffusible organic compounds and non-diffusible organic compounds like protein, comma fats, carbohydrates, एक्सेट्रा। ये सब हमारे डाइट में होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी डाइट में, प्रोटीन होता है, विटामिन भी होता है, फैट होता है, कुछ ऑयली फूड खाओगे तो फैट भी रहेगा उसमें, राइट, एक्सेट्रा आर चेंज्ड इनटू, आर चेंज्ड इनटू, चलो अब वो चारों वर्ड के अपोजिट लिख लो कॉमा डाल डाल के। आर चेंज्ड इनटू, पहला क्या लिखा हमने, कॉम्प्लेक्स ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल। कंटिन्यू करो पूरा। फिर लार्ज साइज का हो जाएगा स्मॉल साइज, फिर इनसॉल्युबल का हो जाएगा सॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल का हो जाएगा डिफ्यूजिबल एंड डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक। अब पहले हमने क्या लिखा था, प्रोटीन ना, तो प्रोटीन को हम चेंज कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, लाइक अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन नहीं जा पाएगा, पर जब प्रोटीन को आपने डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया अब वो जा पाएगा। ठीक है, कॉमा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट लिखे थे ना उसके बाद, अच्छा फैट लिखे हो क्या, तो सॉरी फैटी एसिड लिखो, फिर फैटी एसिड्स कॉमा ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये फैट को अपन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सेल के अंदर डिफ्यूज होके जा सके। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप, एक लाइन और लिखेंगे, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रोसेस होता किसके प्रेजेंस में है, एंजाइम्स, अपने आप नहीं हो सकता है बट टाइम लगेगा। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये एंजाइम्स आएंगे कहां से, ये होते हैं डाइजेस्टिव जूस में, और ये जूस कहां से आएगा, हाँ क्या, स्मॉल, स्मॉल के बाद क्या बोले, क्या, इंटेस्टाइन, इतना टफ मत करो उसको, इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के ग्लैंड है। जैसे स्टार्ट करेंगे माउथ से, तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, स्टमक में पहुंचोगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, फिर आपका बीच में लिवर और पेनक्रियाज है, खाना वहां नहीं जाता बट वहां का जूस बन के इंटेस्टाइन में आ जाता है।
और इंटेस्टाइन के पास भी खुद का ग्लैंड है, खुद का जूस है। तो ये सारे जूसेस के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं और सबका अपना अपना रोल है कि ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करेगा। समझे क्या बोला मैंने? मतलब प्रोटीन के लिए फिक्स है कि हाँ ये 2-3 एंजाइम मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने वाले हैं, ये 1-2 एंजाइम मिल करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले हैं, और ये कुछ एक आधा एंजाइम मिलके फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर। तो कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा कि प्रोटीन वाला फ्री हो गया है तो चलो कार्बोहाइड्रेट वाले को हेल्प कर देता हूं मैं, तो उसका तोड़ने में हेल्प हो जाएगा थोड़ा। ऐसा नहीं होगा ना, सबका अपना अपना काम है, दे विल डू देयर असाइन्ड वर्क्स। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो समझ गए ना ये क्या लिखे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स present in digestive juices, present in digestive juices, present in digestive juices, secreted by the digestive glands, secreted by the digestive glands। मेन काम तो इन्हीं का है, समझ रहे हैं क्या? बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बाकी माउथ से लेके एनस तक तो सिर्फ एक पाथ है जहां से खाना गुजर रहा है बस। अगर ये रास्ते में नहीं होते तो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता। समझ रहे हैं? मतलब एक समय के खाने को डाइजेस्ट करने में विदाउट एंजाइम 50 साल लग जाता। तो आप सोचो आज लंच लिए, उसके 50 साल बाद अगला खाना खाओगे, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं ना। तो एंजाइम्स हैं आपको जो लंच पचा दे रहे हैं, तो आप डिनर के लिए रेडी हो जा रहे हो। समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट क्यों है ना, एक तरह के कैटलिस्ट क्यों हुए? क्योंकि वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। कैटलिस्ट यही होता है ना, कैटलिस्ट का डेफिनेशन याद कर लो भाई, केमिस्ट्री में पढ़े थे अपन चैप्टर 1 में कि कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम अभी तक से बढ़ाने वाले कैटलिस्ट ही देखे हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना जानते हैं। ठीक है, पर कई कई बार हमको कम कराने की भी जरूरत होती है कि रिएक्शन बहुत फास्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ कैटलिस्ट ऐसा डालो जो उसको स्लो करे। ठीक है, तो ये भी हमारे तरह एक हमारे लिए बॉडी के लिए एक तरह की कैटलिस्ट ही है। तो इनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो है बट दे आर प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायो वर्ड लगा दिए, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, और वहां जो हम केमिकल्स यूज कर रहे थे वो एक तरह के केमिकल कैटलिस्ट हो गए। ये बायो कैटलिस्ट है, वो केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट है, तो केमिकल कैटलिस्ट है। ठीक है, ओके, चलिए थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल डिफ्यूजिबल है, तो ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होके जा सकता है, और यही ब्लड वेसल इनको कैरी करके लेके जाएंगे टिल सेल्स। वहां से वो सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया उनको ले लेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एनर्जी बना देगा। वो अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अभी, है ना। यहाँ अपन ने ग्लूकोज बना दिया, ये ग्लूकोज सेल तक पहुंच जाएगा, फिर रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड स्टेप, इट इज द प्रोसेस बाय विच it is the process by which it is the process by which diffusible nutrients, अब लिख सकते हैं ना डिफ्यूजिबल वर्ड, क्योंकि आपका डाइजेशन तो हो गया ना, तो ये सारी चीजें डिफ्यूजिबल है। डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द diffusible nutrients pass through the walls of alimentary canal, walls of एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रैकेट क्लोज, इनटू ब्लड, इनटू ब्लड, इनटू ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। ASSIMILATION, ASSIMILATION,
MILATION, एसिमिलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार खाना सेल्स तक पहुंच गया तो अमीनो एसिड से काम नहीं चलेगा ना सेल का, उसको भी तो प्रोटीन चाहिए। तो सेल फिर से उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाएगा, सेल फिर से उस ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, मतलब उसको भी तो सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ना। तो ये होता है एसिमिलेशन। ठीक है, कॉमा हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, मतलब अपन सिंपल को फिर कॉम्प्लेक्स कर देंगे, है ना। खाने के पहले वो कॉम्प्लेक्स था, डाइजेशन के बाद उसको सिंपल कर दिए, एसिमिलेशन में फिर से कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, it is a process by which simple nutrients are used to resynthesize, are used to resynthesize, synthesis का मतलब होता है बनाना, अब री लगा दिए मतलब फिर से बनाना, क्योंकि एक बार तो वो बने हुए थे ना, जिसको आपके स्टमक ने तोड़ा, एलिमेंट्री कैनाल ने तोड़ दिया, उसको फिर से बनाना, रीसिंथेसाइज, टू रीसिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, लाइक प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। और ये हो कहां रहा है, सेल के अंदर, क्योंकि वो तो डिफ्यूजिबल, डिफ्यूज होकर सेल के अंदर जा चुके हैं ना। तो ये काम आपके एलिमेंट्री केनाल में नहीं हो रहा, याद रखना ना। बाकी चारों स्टेप एलिमेंट्री केनाल में हो रहे हैं। इंजेक्शन माउथ में हुआ, डाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड से लेकर के इंटेस्टाइन तक हुआ, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हुआ, इजेशन भी इंटेस्टाइन से ही होगा, एनस के थ्रू। बट ये जो फोर्थ प्रोसेस है, ये कहां होता है, सेल्स के अंदर, क्योंकि ये डिफ्यूजिबल मटेरियल सेल के अंदर जा चुका है। अब उसी सिंपल को वापस से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे आपका राइबोसोम करता है। राइबोसोम क्या करता है, इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम वाज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली था, मेम्ब्रेनलेस, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली राइबोसोम्स। और कहां कहां पे था राइबोसोम्स, आपको याद है? एक तो खुद अकेले भी था दाना दाना जैसे, उसके अलावा इट वाज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते थे, एसईआर एंड आरईआर। स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं, और रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जिसमें उसके सरफेस में क्या चिपके थे, ऐसे दाने दाने लगे हुए थे ना, और ये दाने दाने यही तो थे राइबोसोम्स, जिनका काम था प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन किससे बनाएंगे, वही अमीनो एसिड से, जिसको डाइजेस्ट करके आपने भेजा था अंदर। ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन। ठीक है, तो इट अकर्स इनसाइड द सेल, एक लाइन और लिख लो, इट अकर्स इनसाइड द सेल्स, it occurs inside the cells, it occurs inside the cell। और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वापस, क्योंकि प्रोटीन के हेल्प से ही तो वो ग्रोथ रिपेयर कर पाएंगे ना, अमीनो एसिड से ग्रोथ रिपेयर नहीं होगी, प्रोटीन से ग्रोथ रिपेयर होगी। तो सेल को भी ग्रोथ रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए लास्ट लास्ट प्रोसेस, इजेशन, इजेशन, EGES, EGESTION, EGESTION, इजेशन। ठीक है, ये आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपेल करना, आउट करना, इन द फॉर्म ऑफ पीसेस। लिखो इसमें हाइफन डाल के, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग ऑफ, एक्सपेलिंग, EXPELLING, एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, expelling of undigested food in the form of, in the form of feces, FAECES,
CES in the form of feces, which also contains excess of water, and digestive enzymes. उनका काम तो हो गया ना, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम तो हो गया. अब वो फीसेस के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाएंगे. अगले दिन फिर से निकलेंगे, हर ग्लैंड फिर से अपना जूस सेक्रेट करेगा, फिर से वो डाइजेस्टिव एंजाइम वापस आ जाएंगे और फिर वो डाइजेस्ट करके अपना काम करके फीसेस के साथ बाहर कर जाएंगे. तो क्या लिखे? एक्सेस ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, तो ये एनएस के थ्रू हो जाएगा. तो अपन स्पेशली एनएस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हर एनिमल के पास एनएस नहीं होता. ओनली एडवांस्ड एनिमल हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है, वो जब हम एनिमल या मेन की बात करेंगे ना, तब हम लिखेंगे कि हाँ थ्रू एनस ये बाहर हो जाता है. ठीक है, तो फीसेस का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस्ड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. कि कोई ऐसा फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. तो अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं? पॉटी. ठीक है, जिसको याद नहीं रहेगा तो फीसेस के बगल में पॉटी लिख लेना, बट इसको पेपर में मत लिखना. ठीक है, अच्छा नहीं लगे ना पेपर में पॉटी लिखोगे. ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. अब अपन एनिमल ये मेन का पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स. न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स. ब्रैकेट में लिखो एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स, ब्रैकेट में ह्यूमन बीइंग. हाइफन डाल के लिखेंगे इन हायर ऑर्गेनिजम्स in higher organisms the nutrients are utilized in higher organisms the nutrients are utilized in a special digestive system in a special digestive system full stop. The digestive system is formed of two parts. The digestive system is formed of two parts. हाइफन डाल के एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री ए से चालू होती ना स्पेलिंग, ALI अभी पीछे लिखे थे ना अपन, ALIMENTARY. एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बस एक रास्ता है ना, एक पाथ है, खाने का पाथ है बस. मेन पार्ट तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है. तो एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. आप इसको गट भी बोलते हैं ना, इसको एलिमेंट्री कैनाल को. यू कैन कॉल इट एज गट, यू कैन कॉल इट एज फूड कैनाल, है ना. एलिमेंट्री कैनाल या फूड कैनाल या गट. और उस सिस्टम में, उस कैनाल में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं. तो वो आपके सेकंड हो गए. सेकंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, तो पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अगली हेडिंग रहेगी एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन. मेन की बात करें अपन, नॉट ऑल हायर ऑर्गेनिज्म. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन. हाइफन डाल के लिखेंगे इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ it is a long tube of एक ट्यूब जैसा ही है, बस फर्क कितना है,
कि हमारे जो नॉर्मल पाइप्स होते हैं उसका रेडियस या डायमीटर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, बट ये एक ऐसा ट्यूब है जिसका डायमीटर या रेडियस बार बार चेंज होता जा रहा है। जैसे माउथ में थोड़ा बड़ा है रेडियस, अंदर जाने के बाद जो हमारा फूड पाइप है वहां जाके रेडियस कम हो जाएगा उस पाइप का, फिर स्टमक में जाके वो रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अलग अलग विड्थ का या साइज का ट्यूब है जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो क्या लिखे, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, वेरिंग, वेरिंग मतलब चेंजिंग, VARYING, वेरिंग डायमीटर, वेरिंग डायमीटर, तो स्टॉप, it is complete, it is complete as it has both mouth and anus, as it has both mouth and anus। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट गट बोलते हैं। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में जो एनस है दैट इज एब्सेंट, ठीक है। तो इन मेन इट इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टिल एनस, ठीक है, फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स, फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स, फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स। चालू करेंगे, पहला लिखेंगे माउथ, माउथ, कॉमा सेकेंड लिखेंगे बकल कैविटी, बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी। माउथ तो सिर्फ ये ओपनिंग हो गया ना, ओपनिंग इज जस्ट माउथ। बकल कैविटी की मतलब हम ये जॉस की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा टीथ है और टंग है, ठीक है। तो बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग आ जाएंगे, दोनों हेल्प करते हैं ना हमें च्यू करने में, च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड आप बोल लो। प्लस सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रीट हो रहा है उससे हमारे फूड में क्या होता है, लुब्रिकेशन हो जाता है ताकि वो फूड आसानी से ईसोफेगस से अंदर जा सके। वरना कई बार ऐसा होता है हम कुछ सूखी चीजें खाते तो हमारे गले में फंस जाता है, हम तुरंत पानी पीते हैं ताकि वो इजिली चला जाए। तो हमारा सलाइवा भी हेल्प करता है खाने को थोड़ा सा लुब्रिकेट करने में ताकि फ्रिक्शन कम हो और आसानी से खाना अंदर चले। दैट इज अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी। में क्या क्या आ जाएगा, टीथ एंड टंग, ठीक है। सेकेंड थर्ड पार्ट लिखेंगे, थर्ड पार्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स, THARYNX, THARYNX। ये एक तरह का जंक्शन है जहां पे आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों दिखेगा। तो खाना विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए ना, तो ये इंश्योर करेगा कि विंड पाइप बंद रहे जब खाना जा रहा है। कभी बोलते ना कि खाना खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बात करोगे तो विंड पाइप से हवा आएगी बाहर, तो विंड पाइप ओपन रहेगा, उस समय आप खाना भी खा रहे हो, तो देर आर चांसेस कि खाना जो है वो गलती से विंड पाइप में चला। तो हमें कभी कभार ठसका लग जाता ना खाते खाते, तो दैट इज वाई कि वो खाना गलती से कहाँ गया, विंड पाइप में गया, ठीक है। तो फेरिंग्स वो ओपनिंग है, फनल शेप्ड का ओपनिंग है जहां पर ये दोनों ओपनिंग्स आपको मिलेंगी, एक जाएगी टुवर्ड्स विंड पाइप, एक जाएगी टुवर्ड्स इसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसोफेगस, इसोफेगस स्पेलिंग स्टार्ट होगी ओ से, इसोफेगस। ये इसका थोड़ा सा महंगा वाला नाम है ना, थोड़ा टफ है, थोड़ा महंगा नाम है। इसका सस्ता नाम क्या हो जाएगा, फूड पाइप, याद रहने वाला ना, सस्ता नाम है फूड पाइप, इसोफेगस या फूड पाइप। उसके बाद ये इसोफेगस जाके कहां ओपन अप होता है, इन अ जे शेप्ड ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन नोन एज स्टमक। तो अगला पार्ट आ जाएगा स्टमक, स्टमक, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज लीवर मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि पेनक्रियाज लीवर इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो ट्यूब में ये दोनों नहीं आते बीच में ना, वरना ये दोनों बीच में आते तो खाना इनमें भी जाता, बट ये साइड से कनेक्टेड है, पर खाना सीधा चला जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना तब हम पेनक्रियाज और लीवर की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ खाने के पाथ की बात करें यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें इन दोनों का नाम मत लिखना, लीवर एंड पेनक्रियाज, समझ रहे हैं क्या। ये दोनों अपना जूस बनाते हैं
और खाना तो इनके पास आया नहीं, तो ये खाने के पास भेज देते अपना जूस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ 3 जूस काम करते हैं खाने के ऊपर, तभी खाने को कंप्लीट डाइजेशन भी करना होता है, क्योंकि उसके बाद तो अगला लार्ज इंटेस्टाइन ही है, जहां पे फीसेस बन के वो स्टोर हो जाएगा, एंड देन इट विल गो आउट फ्रॉम एनस। तो ये लास्ट पॉइंट है, जितना खाना डाइजेस्ट होना यही होगा, इसके बाद और कहीं जाएगा नहीं खाना डाइजेस्ट होने के लिए। तो तीनों जूस मिलके काम करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। और ऐसे भी हम कहा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा भी है, लगभग 5-6 मीटर का है स्मॉल इंटेस्टाइन, फोल्ड होके पड़ा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, राइट, कॉइल्ड है ना पूरा, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि वो जब आप उसको खींचोगे पूरा लंबा, तो वो आपको समझ में आया कि वो 5-6 मीटर का है, ठीक है। और हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 10-12 मीटर का है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, उस बीच में 5-6 मीटर का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि टाइम मिले खाने को डाइजेस्ट होने का और एब्जॉर्ब होने का, समझ रहे हैं क्या, दोनों टाइम मिलेगा उसको, तभी तो वो एकदम कॉइल्ड पड़ा हुआ है ना, ऐसा घाटी घाटी टाइप का बना हुआ है, जैसे कार घाटी में धीरे धीरे चलती है ना, और हाईवे में सीधे रोड में एकदम तेज चलती है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा घाटी बना दिए, जिससे क्या है खाना धीरे धीरे जाएगा और उसको टाइम मिलेगा डाइजेस्ट होने का भी और एब्जॉर्ब होने का, ठीक है, ओके। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा एनस, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही आ जाएगा, रेक्टम और कॉलन बोलते हैं ना, जो 2 पार्ट हैं, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाए, वो अलग कोई पार्ट है, ठीक है, ठीक है। एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट में, लिखेंगे सबसे पहले माउथ के बारे में, माउथ हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज अ अपर्चर, इट इज अ अपर्चर, अपर्चर मतलब ओपनिंग होती है, आपको याद है कॉनकेव लेंस का भी ऐसा था ना अपर्चर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, इसको अपन अपर्चर बोलते थे, तो ये भी काइंड ऑफ ओपनिंग है, तो इट इज अ अपर्चर, APER, पूछ लिया करो ना, थोड़ा सा डाउट होता है तो, अपर्चर बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, ये ओपनिंग किससे बाउंडेड है, वहां क्या देख रहे हो, नहीं है क्या मुंह, लिप्स, बाउंडेड बाय लिप्स, बाउंडेड बाय लिप्स, फुल स्टॉप, इट इज फॉर इंजेक्शन, इट इज फॉर इंजेक्शन, इट इज फॉर इंजेक्शन, इट इज फॉर इंजेक्शन। चलिए सेकेंड, बकल कैविटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं सबके बारे में ना, एक एक दो दो लाइन, बकल कैविटी, इसमें 2 पार्ट बताया मैंने आपको, टीथ और टंग, टंग का क्या क्या फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग, और क्या है टंग का फंक्शन, सलाइवा ग्लैंड, ठीक है, और अरे अभी खाने के हिसाब से बात करो ना भाई, ठीक है, और और नहीं, वो तो हो गया ना मिक्सिंग और टेस्ट, टेस्ट, हमारे टेस्ट बड्स कहाँ होते हैं, टंग में, है ना, टेस्ट बड्स, ठीक है, ओके, हाइपन डाल के लिखो टंग में। बकल कैविटी के अंदर 2 पार्ट लिखेंगे, ए और बी करके लिख लेना, पहले ए में टंग, बी में टीथ लिखेंगे, तो ए टंग लिखना, इट इज अ थिक, इट इज अ थिक कॉमा मस्कुलर, it is a thick comma muscular structure equipped with, equipped, EQUI डबल PED, equipped मतलब उसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक टेस्ट बड, equipped, EQUI डबल PED, इक्विपमेंट्स बोलते हैं ना, सामान को इक्विपमेंट्स बोलते हैं ना, तो वो एक तरह का टंग का सामान ही तो है, टेस्ट बड्स, तो इट इज इक्विप्ड विद मतलब उसके अंदर पहले से फिट है, इक्विप्ड विथ टेस्ट बड्स, taste buds, BUDS, equipped with taste buds, full stop. It helps in tasting, टंग का पूरा एक साथ लिख रहे हैं ना फंक्शन, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉमा मिक्सिंग, टेस्टिंग कॉमा मिक्सिंग ऑफ फूड,
and also helps in following झटकने में following SWALLOWING swallow करना swallowing ठीक है। बी teeth कितने टाइप की teeth होती है 4 है ना 4 नाम क्या है इनके इंसिसर्स कैनाइन फिर मोलर एंड प्रीमोलर सबके अपने अपने फंक्शन है ना कुछ एनिमल प्रोडक्ट को टीयर करने में काम आती है इसलिए थोड़ी सी शार्प होती है वेजिटेबल प्रोडक्ट खाने के लिए वी डोंट नीड अ शार्प टीथ और बाकी दोनों का काम है चूइंग एंड ग्राइंडिंग चबाना और मिक्स करना तो लिखेंगे these are present in both the jaws of men these are present in both the jaws of men पिछले बैच में एक बच्ची थी जब भी इस टाइप का कुछ आता था ना मैन तो तुरंत सर उठा के सर वुमेन है ना क्योंकि अपन एलिमेंट्री के नाम ऑफ मैन लिखे हैं तो वुमेन का कुछ अलग होता है ना तो अब दोनों में मैन तो आता ही है तो मैन बस बोल दिए वुमेन मैन तो ये दोनों के लिए है ना मतलब ऐसा नहीं कि वुमेन का आ जाएगा तो अपन कुछ और बना के आ जाएंगे हाँ तो क्या लिखे दीज आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज ऑफ मेन full stop there are 32 teeth there are 32 teeth which are categorized into 4 types 32 teeth which are categorized into 4 types which are categorized into 4 types ठीक है इंसिसर्स ब्रैकेट में 4 लिखना 4 मैं एक जॉ की बात कर रहा हूं ना एक जॉ में 4 है ये ऐसी दूसरे जॉ में भी 4 होंगी ठीक है 4 हाइफन डाल के एक लाइन में इसका फंक्शन लिखेंगे बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ ये वेजिटेबल फूड वाली है मतलब ये ज्यादा शार्प नहीं है biting and cutting of vegetable food biting and cutting of vegetable food सेकेंड लिखेंगे कैनाइंस इसके ब्रैकेट में 2 टीयरिंग ऑफ एनिमल फूड वेजिटेरियन वालों का ये ऐसी वेस्ट जा रहा है ना मतलब इससे भी वो सब्जियां ही काट रहे हैं टीयरिंग ऑफ एनिमल फूड ये 2 हो गए ना तो 4 और 2 6 हो गए नेक्स्ट थर्ड प्रीमोलर्स हाइफन डाल के ब्रैकेट में 4 लिख लो और इनका काम है चूइंग एंड ग्राइंडिंग CHEWING chewing and grinding एंड लास्ट मोलर्स क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में हाँ इसका फंक्शन सेम है बट कितनी बच गई 4 4 8 2 10 हो गए ना तो 6 तो बचे ना 16 तब तो दूसरे जॉ में भी 16 तो 32 होंगे ना तो ये 6 क्या हो गया ये एक जॉ का लिखा है ना अपन ने ऐसे दूसरे जॉ में भी सेम नंबर्स होंगे तो टोटल डबल होकर के कितना हो जाएगा 32 फंक्शन सेम लिखना चूइंग एंड ग्राइंडिंग ठीक है थर्ड पार्ट लिखेंगे फेरिंग्स ये सेकंड हो गया बकल कैविटी के अंदर ए और बी लिख रही है टंग एंड टीथ नाउ थर्ड पार्ट pharynx 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 which is the junction between the food pipe and windpipe यहीं पे कहीं होगा ठीक है it is a funnel shaped part
It is a funnel shaped part where the food and air passages, where the food, funnel shaped part where the food and air passages cross each other, cross each other, cross each other. और इसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक विंड पाइप को जा रही होगी, उसको कहते हैं ग्लॉटिस, और उसका ग्लॉटिस का एक फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। सुना एपिग्लॉटिस आपने? तो जब वो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस पैक कर देगा तो विंड पाइप बंद होगा उस समय। और दूसरा अपर्चर होता है ग्युलेट, जिससे इसोफेगस कनेक्टेड है, तो वहां से ही आपका खाना जाएगा थ्रू विंड पाइप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फूड इसोफेगस, इसोफेगस फूड पाइप, esophagus food pipe. It is long, narrow and tubular. It is long, narrow and tubular. Tube जैसा है, T-U-B-U-L-A-R, tubular. Stop. It passes through neck. It passes through neck. Passes through neck and thorax. T-H-O-R-A-X. thorax, chest. चेस्ट से पास होकर स्टमक में जा रहा है ना। तो एक्चुअली हमारी बॉडी पूरे दो पार्ट में डिवाइड है। एक अपर पार्ट को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, जो डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है। डायफ्राम कहाँ होता है? लंग्स के नीचे। तो एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि डायफ्राम एक तरह का पार्टीशन है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को दो कैविटी में बांट रहा है। ऊपर वाली पार्ट को हम बोल रहे हैं थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन। ठीक है, तो थोरैक्स से पास होते हुए नीचे जा रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है। तो and thorax and opens in stomach, and opens in stomach, and opens in stomach. Full stop. It conducts the food. इसका फंक्शन क्या है? फूड को बस माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। It conducts the food. It conducts the food by peristalsis. P-E-R-I-S, peristalsis, peristalsis। इसके ब्रैकेट में लिखना, पेरिस्टाल्सिस का मीनिंग होता है वेवी मूवमेंट, वेवी मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं ना कि खाना खा के अगर हम सो जाएंगे तुरंत तो खाना इसोफेगस के नीचे नहीं जाएगा, है ना। खाना इसोफेगस से पास होता है ना, आप लेटोगे तो भी होगा, क्योंकि वहां पे मूवमेंट कैसा होता है? पेरिस्टाल्सिस। जैसे कि ये आपका फूड पाइप है, मान लीजिए दिस इज फूड पाइप, तो खाना यहाँ अगर बीच में है इन दोनों के, तो ये इस टाइप का मूवमेंट कर करके ना खाने को आगे भेजते जाते हैं, पुश करते जाएंगे ताकि खाना आगे बढ़ता रहे। ये मैं सिर्फ इसोफेगस की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा है सर खाना खाते खाते तो इसोफेगस से तो चले जाता है खाना, हम तुरंत ऐसे चबा के लेट थोड़ा ना जाते हैं, पूरा खाना खत्म करके ही उठते हैं ना, या उठ के फिर सोते हैं, तब तक तो खाना इसोफेगस से जाके स्टमक में जा चुका है। पर ये सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं इसोफेगस की, आगे जाके स्टमक में भी खाना जब स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही जाएगा। मतलब खाना पूरे के पूरा एलिमेंट्री कैनाल में इसी टाइप के मूवमेंट से ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नॉट जस्ट इन इसोफेगस, इट विल मूव द सेम वे इन स्टमक ऑल्सो, इट विल मूव बाय द सेम वे इन इंटेस्टाइन ऑल्सो। आपके जो मसल्स है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहेंगे, और उससे खाने का जो पार्ट है वो आगे बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं क्या? इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, वेवी टाइप का मूवमेंट करते रहेंगे आपके ट्यूब्स, जिससे खाना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे के पार्ट्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।